गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई जो कि कल बीत गया 74वां। 73 साल से आज़ाद हुए 74वें साल में कोरोना की गुलामी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। देखिए हमारे बच्चे आज इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की संभावित 10वीं या 11वीं लेक्चर होगी। धीरे धीरे करके आज ये वीडियो थोड़ी लंबी चलने वाली है, थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत अच्छे और बहुत क्वालिटी वाले कुछ सवालों को हमने कंसीडर किया है, जिसमें हमारी किताब के हिसाब से मेरे पास 2000 कब का एडिशन है, 2016 का एडिशन है। 2016 वाले एडिशन में 35, 36 एग्जाम्पल 41, 45, 46, 44, 47 ऐसे कुछ बड़े और अच्छे स्टैंडर्ड के सवालों को हमने शामिल किया है। ध्यान से देखिए, मैंने देखा कल तक जिन बच्चों ने मेरे पास सवाल भेजे उसको जो ना मैंने पिछला होमवर्क दिया था, जितने भी क्वेश्चन भेजे उनमें से यही सवाल थे जो बच्चों ने भेज दिए हैं। तो अभी मैं सारे बता देता हूँ एक एक करके। जब आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं तो आपको मैंने एक्सरसाइज में भी कुछ कह रखा है। हमें लगता है कि आज संडे है, 1:30 बज रहा है करीब करीब। उम्मीद करता हूँ कि 3 बजे तक मैं ये वीडियो बना करके अपलोड करने में कामयाब रहूँगा, और अगर ऐसा होता है तो 3 बजे के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा 3:30 तक। और उम्मीद करता हूँ कि आप शाम या रात तक देख करके कुछ सवाल लगा डालेंगे और आज वाले मेजर क्वेश्चन समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए एग्जाम्पल 35 से आज की शुरुआत होगी। बहुत शानदार शानदार सवाल आज मैं आपके सामने, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट के सवाल होंगे जो अभी तक के इस चैप्टर में कदापि नहीं आए। आज जो है उस चैप्टर की न्यूमेरिकल के मामले में एकदम क्लीन विजन है, जो सबसे बढ़िया सवाल है वो मैं ला रहा हूँ आपके लिए। फिर उम्मीद करता हूं कि एक लेक्चर इसके बाद और बहुत ज़्यादा तो एक और होगी, बस ये चैप्टर फिनिश होगा, फिर एक बहुत खूबसूरत चैप्टर शुरू होगा, फिर उसकी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरे पास जो मेरी किताब से है वो सवाल एग्जाम्पल 35 है, और बच्चों के पास जिनके पास 2020-21 का एडिशन आ गया हो, जिन बच्चों के पास 2019 हो, 18 हो, 17 हो, देखो सवाल बाबू सारे घूम फिर के अपनी कुमार मित्तल अगर आपके हाथ में, तो घूम फिर के देखो जैसे से वर्जन नया होता जा रहा है, क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन कम होंगे लेकिन इससे ज़्यादा किसी भी किताब में नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। तो कम होंगे तो थोड़े कम कर लेना, लेकिन अगर हमारे पास मैक्सिमम है तो इन मैक्सिमम सवालों को करो, सवालों को ढूंढो। और मैं सवाल पढ़ता हूं तो कराए हमेशा, जब ये वीडियो देखने बैठा करो तो हमेशा वीडियो देखना शुरू करने से पहले किताब उठा लिया करो। अगर अभी भी ना उठा रखी हो तो फिर कह रहा हूं कि पहले किताब उठा लाओ फिर वीडियो देखना शुरू करो। अब मैं सवाल पढ़ूंगा, आपके पास किताब नहीं है, आप कहोगे अरे सर पता नहीं क्या पढ़ रहे। अरे यार मालिक देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको किताब पढ़ते, मान लो मैंने 35 नंबर लिखा तो आपकी 35 नंबर में मेरा सवाल पढ़ना शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन, जैसे ये शब्द मैंने पढ़ा तो आप ये स्टेटमेंट रोक करके वीडियो को पॉज करके आप ये सवाल पहले किताब में सर्च करो। किताब में जब ये सवाल सर्च कर लोगे, ये वीडियो वही रोक देना, ऐसे रोक देना। रोकने के बाद इस सवाल पहले किताब से भली प्रकार पढ़ लो क्या कहा है। फिर जब मैं इस क्वेश्चन को भी समझाऊंगा ना तो मजा आ जाएगी। अब आप वीडियो देखने बैठे ऐसे बढ़िया लेट करके तो उससे कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने कहा सचान सर की ऑनलाइन क्लास विदिन 4 मंथ एकदम रसातल, मतलब पाताल लोक में थी। मैं कभी ऑनलाइन एजुकेशन का ABCD नहीं जानता था, लेकिन अगर आज इस इलाहाबाद में ऑनलाइन एजुकेशन को पेड सिस्टम में बना करके अगर कोई लीड कर रहा है, रियली सचान क्लासेस। और सचान क्लासेस में सिर्फ सचान सर ही नहीं, सचान क्लासेस की पूरी टीम इलाहाबाद में लीड कर रही है इस मामले में कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को पेड ऑनलाइन एजुकेशन बनाने में कन्वर्ट रहे। हाँ, हमने एक चीज़ हमेशा देखी कि वो बच्चे जो पेड ऑनलाइन क्लास को पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पे किया है। और जो बच्चे फ्री ऑनलाइन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे कर रहे हैं, इनको मैं everyone को कहना चाहता हूँ,
वो बच्चे अपनी वीडियो तो देख लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन किताब उठा के होमवर्क नहीं करते। तो कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात बुरी भी लग जाए, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो बच्चे प्रॉपर फी पेमेंट करके पढ़ रहे हैं वो जिम्मेदारी समझते हैं कि मैंने पैसा दिया है और मुझे पढ़ना चाहिए। और जिन्होंने क्या किया कि चलो यार कोई बात नहीं, कौन सा पैसा लग रहा है, चलो पढ़ लेते हैं, वीडियो तो देखना ही है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए इसी बात के साथ आज का सवाल शुरू करता हूँ। प्रोसीजर आपने समझ लिया है, किताब उठा लीजिए। सवाल नंबर मैं 35 पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपकी किताब में 36, 37, 38, हो सकता है 32, 33 में कहीं मिल जाए। मैंने पढ़ा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। उसी क्षेत्र में उसी पथ पर गति करने वाले अल्फा कण ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जाएं क्या होंगी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, यह प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, उसी क्षेत्र यानी वही मैग्नेटिक फील्ड, उसी वृत्ताकार मार्ग यानी वही त्रिज्या में अगर अल्फा कण को घुसा दिया जाता तो उसकी ऊर्जा क्या होती? अगर ड्यूट्रॉन को एंट्री मरा दी जाती तो ड्यूट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती? तो एक छोटा सा सवाल है, बहुत स्मार्ट तरीके से लगाऊंगा। आप आइए हमारे साथ, मैं दिखाता हूं आपको उस क्वेश्चन का लगाने का तरीका। खूबसूरत होगा, मजा आ जाएगी। लिसन माय डियर, देखिए आपको तो मैंने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बाबू लोग मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करने पर उसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r = mv/qb हो जाती है। mv/qb हो जाती है, इससे इनकार तो नहीं करते। अगर मैं यहां से आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन निकालूं तो आप क्या कहते हैं? r/qb/m हो जाना है। मुझे रेडियस का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है। तो सुनो, अगर एक ठो v यहां मल्टीप्लाई कर दूं, हमें रेडियस का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट करना है। तो चलिए ये मैंने वेलोसिटी मान ली। तो अगर मैं आपसे कहता काइनेटिक एनर्जी का संबंध क्या होता, तो हमारे बच्चे कहते गुरुजी ½ mv²। तो v² की जगह बाबू लिख देता r², q² b²/m²। आप एग्री करते होंगे हमारी इस बात से? तो सुनिए, ये माजरा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक प्रोटॉन। तो भैया जब मैं मामला प्रोटॉन का ले आऊंगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी या प्रोटॉन बोलूंगा। तो प्रोटॉन की गति ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो क्योंकि आंसर सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने, मामला कंपैरिजन का आएगा, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही छोड़ देते हैं। = जिस मैग्नेटिक फील्ड में जिस रेडियस में घूम रहा होगा, क्योंकि वो दी नहीं है तो उसको मैंने r रहने दिया। प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग q कह देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जिसमें घूमने में लगा उसको कुछ दिया नहीं तो उसको मैंने b नाम दे रखा है। और प्रोटॉन के मास को हमने m मास नाम दे रखा है। अब सुनिए, यहीं से सवाल शेप लेना शुरू करता है। अगर बोला प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल होता, प्रोटॉन की जगह कौन लेता? अल्फा पार्टिकल। तो बाबू अगर प्रोटॉन की जगह अल्फा पार्टिकल आता तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, वो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। IIT 2013 तक ने इस सवाल को एज इट इज उठाया, इसके जस्ट आगे वाला, लेकिन आपको वो बात मेमोरी में रहेगी। तो सुनो, 3 पार्टिकल होते हैं, वन इज द प्रोटॉन, दूसरे का नाम है ड्यूट्रॉन और तीसरे का नाम है अल्फा। तो अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम m कहें तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का जस्ट दुगुना, और अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये बात आप याद रखिएगा। मैंने कहा आज थोड़े डिफरेंट टाइप के सवाल हैं जो टाइम टेक कर सकते हैं। हमें लगाना होता 30 सेकंड में लगा के दे देता, मैं गारंटी लेता हूं और लगा के भी दूंगा, लेकिन आपको क्योंकि मुझे बहुत विशेष सवालों को समझाना है तो समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। प्रोटॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का मास 2m, अल्फा पार्टिकल का मास 4m। अगर मैं ऐसे क्रम से चलता हूं तो, और आवेशों के बारे में बात करता हूं, तो अगर प्रोटॉन के आवेश को Q कहा जाए तो ड्यूट्रॉन का आवेश भी Q ही होता है, और
मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के रिस्पेक्ट में 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तो आइए, तो जब तक प्रोटॉन था तब तक उसकी गति ऊर्जा 10 थी। अब दूसरा आइटम आ रहा है हमारे क्वेश्चन में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू अल्फा कण। तो अगर ये अल्फा कण होता तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बोलता। अब प्रश्न के अनुसार उसने कहा है उसी मार्ग में, मार्ग वही है, मतलब अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों की त्रिज्या सेम है, मार्ग वही है। और दूसरा पार्टिकल था जिसका नाम अल्फा कण है, जिसका नाम अल्फा कण है। और अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण के आवेश की बात करें तो अल्फा कण का आवेश कितना हो रहा है? प्रोटॉन के आवेश का दुगना। तो यहाँ पर मैं आवेश को दुगना करूंगा तो डेफिनेट सी बात है 4q² हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगी। देखिए हमारे पांडे जी के कुकर की सीटी भी बहुत तेजी से बज रही है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास के पीछे साइड में हमारे पांडे जी हैं, उनके कुकर की सीटी ताबड़तोड़ बज रही है। चिंतित ना करें, आपको भी थोड़ी देर में भोजन नसीब होगा, पांडे जी से मैं बोले दे रहा हूं। और ये हमारे अल्फा पार्टिकल के मास, देखिए ये प्रोटॉन के मास को मैंने m कहा था, अल्फा पार्टिकल के मास को 4m कह डालेंगे। अब आप इसकी सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, मैंने कहा था फिजिक्स का सवाल अगर प्लानिंग हो जाए तो बड़े से बड़ा सवाल सिर्फ 30 सेकंड में जमीन पर आ जाता है। आपको तो पता है जब ये वीडियो यूट्यूब पर आता है तो हमारे बच्चे जो हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करना आज फिर प्लीज मत भूलिएगा, बहुत अच्छे सवाल आज मतलब इस चैप्टर के टॉप मोस्ट सवाल जो तुमको समझ ही नहीं आ रहे थे, देखो ये आ गया। देखो हमने क्या किया, ये तुम्हें पढ़ाया था, बताओ पढ़ाया था कि नहीं? इसी को थोड़ा मार्जिनल में डाल दिया तो ये आ गया, वेलोसिटी के इक्वेशन बन गई। उसी को मैंने गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया तो गति ऊर्जा K बराबर ½ mv²। तो मैंने गतिज ऊर्जा कहा प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की गति ऊर्जा 10 दी गई थी, बाकी R को R, Q को Q, B को B, M को M। हमने एक कंपैरिजन रख दी। ये डेटा आप अपने दिमाग में आज फीड कर लीजिए, ये रोज रोज नहीं बताया जाएगा, जिंदगी में याद करके रखेंगे, बहुत काम आएगा। तो मैंने उसी डेटा को जब अल्फा कण में कन्वर्ट किया बाबू लोग, तो कह रहा था उसी मार्ग मतलब R वही, उसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब B वही। अब सारा मामला किसके किसके ऊपर आ पड़ा है? Q और M के ऊपर। तो Q के बारे में जब अल्फा की बात करूंगा तो प्रोटॉन का Q था, अल्फा का चार्ज 2Q हो गया, तो मैंने 4q² कर दिया और यहाँ M की जगह 4 मार दीजिए, डिवाइड। लो सब कट गए, मैदान आपने जीत लिया। यानी अगर अल्फा पार्टिकल होता बाबू लोग तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती। यानी पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रश्न पढ़िए, उसी में कह रहा है अगर अल्फा की जगह न्यूट्रॉन होता तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती? आओ भाई, एक सवाल खत्म हो गया। तो मैं इस अल्फा का मामला यहां से देता हूं हटा। अब दूसरा आदमी न्यूट्रॉन है, तो अगर यहां न्यूट्रॉन आता तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को kd कहता भैया, हाफ की जगह हाफ रहता, क्योंकि उसी मार्ग में न्यूट्रॉन को भी चलना है तो न्यूट्रॉन का r रहता। अब न्यूट्रॉन के आवेश के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम है, क्योंकि ये मामला प्रोटॉन का लिखा हुआ है तो प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश सेम होता है। कह रहा है उसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो B तो प्रश्न में सेम दे रखा है, अपान M। न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात करिए 2m। अब हम नया समंदर आपको आपके हवाले करते हैं, तैर के निकल जाइए। अंदर अंदर बाहर बाहर, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इस 10 को काट देगा। एक बात बताऊं आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 10 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अभी क्या कहना है आप बताओ? kd की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जाके आंसर चेक करिए, न्यूट्रॉन की 5 आ रही होगी और अल्फा की 10 आई थी। ये था मेरा वो प्रश्न जिसकी जरूरत आपको थी। आप सभी ने सारे एग्जाम्पल करने के बाद, जितने मेरे अच्छे बच्चे थे जिनकी होमवर्क करने की हैबिट पड़ चुकी है, उन्होंने क्वेश्चन मुझे भेजा था। हमें लगता है कि मैंने सभी बच्चों के इस सवाल का जवाब दे दिया है। इसके आगे वाला ना दोस्त ऐसा सवाल है कि बस मजा आ जाएगी, लेकिन इस आगे वाले सवाल का प्लेटफॉर्म यही है जो अभी मैंने तुमको दिया है। इसी के प्लेटफॉर्म पर
हम आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बता देंगे। आइए मेरे साथ, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा। मैं 36 नंबर सवाल हमारी किताब में और आपकी किताब में जो भी हो, मैं सवाल का मुखला पढ़ता हूं, उस मुखले को पढ़ करके किताब वॉच करें। एक प्रोटॉन कॉमा एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर, देखो एक प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का आवेश Q, दूसरा ड्यूट्रॉन तो ड्यूट्रॉन का आवेश भी Q, और तीसरा अल्फा पार्टिकल जिसका आवेश 2Q। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा, तो प्रोटॉन का मास m, ड्यूट्रॉन का मास 2m और अल्फा का मास 4m। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा यहाँ लिख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में आज दे रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए बैठ जानी चाहिए। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो कहता 5वां अध्याय समाप्त, शंख बजाओ, चंद्रामित लो, पिंजलो निकल जाओ। तो यहाँ कोई अध्याय नहीं समाप्त हो रहा है, विज्ञान का क्रम बढ़ रहा है और जीवन में अगर उतार लोगे तो पता नहीं कहाँ तक चले जाओगे। अगला सवाल, करे सभी समान विभवांतर से त्वरित हुए हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल को अगर पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे तो इसे भी v वोल्ट से, इसे भी v वोल्ट से, देखिए समान विभवांतर से त्वरित हुआ है। तो पहले प्रश्न का जवाब मांगा गया है, सभी की गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। आइए, हमने कभी बताया है वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्य ही ऊर्जा होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पढ़ाया गया है किसी आवेशित कण को अगर विभव दे दिया है, वोल्टेज दे दिया जाए तो W बराबर VQ होता है। नहीं पढ़ाए? अरे मालिक V बराबर W/Q पढ़ाया था तो W बराबर VQ भी तो होता है। लो तो देखो क्रम से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्योंकि सभी का क्रमबद्ध रेशियो चाहिए तो W या K इज इक्वल टू होता है VQ। तो V तो सबको सेम दिया गया है, तो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी या प्रोटॉन VQ हो जाएगा। रेशियो बाई काइनेटिक एनर्जी आप ड्यूट्रॉन करेंगे तो वो भी VQ हो जाएगा, और रेशियो बाई काइनेटिक एनर्जी आप अल्फा करेंगे तो 2VQ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कक्षा 4 सब बच्चे पढ़ के आए होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रेशियो ड्यूट्रॉन रेशियो बाई अल्फा इस /1 1 2। आप रेशियो पढ़े हो ना, देखो इसकी वैल्यू बराबर है, इसका ये दुगुना है, तो इनका रेशियो क्या हो गया 1 1 2। मतलब अगर मैं दुनिया के सामने कभी कहीं जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को K कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन को भी K कहूंगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को मैं 2K कह के रुक जाऊंगा। वैसे 1 1 2 ये पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो मैंने ब्लॉक में डाला, जाके चेक करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर है बाबू लोग। क्लियर है? पक्का डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। आगे अब कह रहा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार, देखिए ये क्योंकि चार्ज पार्टिकल था और मैग्नेटिक फील्ड में घूमने वाला कार्यक्रम चल रहा था, और हमने कहा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है और वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो इसका मतलब वो लंबवत प्रवेश किया होगा। और किसी चार्ज पार्टिकल के लंबवत प्रवेश करने पर वृत्ताकार मार्ग में घूमने पर वृत्ताकार मार्ग के त्रिज्या का संबंध R = mv/qb से होता है। mv/qb से होता है। यही तो पढ़ाया है, कुछ और पढ़ाया है। चलो बोला अगर प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 थी तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को m, प्रोटॉन के आवेश को Q, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूमने का कार्यक्रम था वो भी। अब देखिए यहाँ गतिज ऊर्जा का बड़ा रोल होगा। देखिए गतिज ऊर्जा का संबंध मास और वेलोसिटी से होता है। तो जरा 1 सेकंड के लिए मेरे साथ और बने रहिए, मैं और एक टेक्नोलॉजी के साथ आपको जोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ 12mv² = गतिज ऊर्जा होता है। तो किसी भी कण की गतिज ऊर्जा का वेलोसिटी से ये बड़ा जेन्युइन संबंध है, जो आपने पहले भी कभी यूज किया होगा। अरे ये ऊपर भेज दिया, इसको नीचे ले आए तो v बराबर हो गया √2k/m। तो अगर आप यहाँ ज़्यादा घबराहट ना पैदा करें, ज़्यादा भड़बड़ाहट ना पैदा करें, तो मैं इस v की जगह 2k/m लिखना चाहता हूँ। आप भी लिखना चाहते हो? चलो अगर आप थोड़ा और लिख दो तो इस m को अंदर डाल दो तो m² हो जाएगा बाबू लोग, इसको उड़ा दो।
तो एक खूबसूरत सा संबंध हो गया, रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू अंडर रूट 2km अपान क्यूबी। अगर आप भड़बड़ा गए होंगे तो ये एक नया रिलेशन बन गया है, आप फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से हर शब्द को समझ रहे होंगे तो मैंने कन्वे कर दिया है, क्योंकि मेरे पास एक खूबसूरत सा रिलेशन था R इक्वल टू mv अपान क्यूबी। मैंने इस v को उठा के यहाँ सजाया था प्यारे, और v की वैल्यू मेरे को मिली थी अंडर रूट 2k/m। इस m को मैं अंदर ले गया था तो इसको m स्क्वायर कहा था, mm काट दिया था। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करते हुए चार्ज पार्टिकल की रेडियस का जनरल इक्वेशन R इक्वल टू 2km अपान क्यूबी बन गया है। देखो, तो जब तक प्रोटॉन था तो उसकी रेडियस 10 थी। अब बोला दूसरा आइटम मेरा क्या है, ड्यूट्रॉन। अगर यहां ड्यूट्रॉन होता बाबू तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन हो जाता, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। अब आपको तो पता लग गया है कि ड्यूट्रॉन की गति ऊर्जा और प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान थी, तो ये ऊपर प्रोटॉन का कार्यक्रम था, नीचे ड्यूट्रॉन का चल रहा है, तो गति ऊर्जा ड्यूट्रॉन की लाऊंगा, मास भी ड्यूट्रॉन का लाऊंगा। तो ड्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की गति ऊर्जा तो समान थी, तो अब मास के बारे में बात करेंगे तो यहाँ 2m हो जाएगा। विज्ञान गणित कहती है कि Q दोनों का सेम होता है, तो Q दोनों का सेम हो गया। उसी मैग्नेटिक फील्ड में वो भी घूम रहा तो B सेम था। अब इससे बढ़िया आप इस सवाल का रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व में कहीं नहीं शायद पाए। अंडर रूट 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके आंसर चेक करो, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन 10 रूट 2, अर्थात अगर आपकी किताब में 14.41 लिखा है तो घबराएं नहीं, बिल्कुल 10 रूट 2 मेरा आंसर है, 14.14 हाँ 1.41 होता है। तो मेरे ख्याल से एक ड्यूट्रॉन की रेडियस निकल गई है। अब इसी क्रम में हम इसी में प्रोटॉन की बता देंगे। देखिए 1 से 1.5 पेज में सवाल को सॉल्व किया है हमने, एक लाइन ये किया, एक लाइन ये किया, परिणाम यहाँ दे दिया। चलिए इसका आखिरी हिस्सा भी यहीं लगा देता हूँ। तो सुनो, इस प्रोटॉन वाले की कंपेरिजन यहाँ डालिए। तो प्रोटॉन की गति ऊर्जा रेडियस 10 थी, श्योर, 1/QB प्रोटॉन के लिए, अंडर रूट 2km प्रोटॉन के लिए। अब मेरा दूसरा पार्टिकल है अल्फा, दूसरा पार्टिकल है अल्फा, तो मैं रेडियस ऑफ अल्फा चाहता हूं। तो अल्फा का Q देखिए कितना है, 2Q। मैग्नेटिक फील्ड सेम उसमें जा रही है। अल्फा पार्टिकल की गति ऊर्जा की जरा बात कर लो, 2k हो गई है। अल्फा पार्टिकल के मास की बात कर लो, 4m हो गया है। यही बात अगर आप समझ गए होंगे तो आपका सवाल पूरा हो गया। QB उड़ गया, 2k m उड़ गया। आइए आगे, 10/R अल्फा इज इक्वल टू अंदर अंदर बाहर बाहर, यहाँ 2। अब जरा देखिए, 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2। तो अगर आप पुनः आंसर निकालने में कामयाब रहे तो रेडियस ऑफ अल्फा 10 रूट 2 अर्थात 14.14। अगेन तो जाके आंसर चेक करिए, बोथ आंसर आर। तो एक बड़ा सवाल था, हमेशा की तरह इस सवाल को भी मैंने पसीने की मेहनत से जमीन पर ला खड़ा किया है। तो मैंने कहा इस तरह के सवालों को जब कोई टीचर्स बच्चों के बीच में लेके आता है, या तो वो बहुत विद्वान होता है, या तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, या तो असहज महसूस करता है कि यार बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, हमें तो आता है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अच्छा कैसे किया जाए कि बच्चों तक रीच हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सरल सा सवाल इस कंसेप्ट के दम पर अच्छा पहुंचा होगा। अच्छा पहुंचा होगा तो एक बार इस सवाल के लिए जरूर कमेंट करिएगा कि आपका फंसा सवाल था, आपको रियली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और आपको कैसा फील हुआ। मेरी बात समझ में ना आए तो मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेज देना, इससे भी अच्छा तरीका मेरे पास होगा जो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, अगर ना आए तो मेरी लाइव क्लास के लिए रिक्वेस्ट भेज देना, मैं आपको लाइव क्लास में आकर के कल मंडे को इसे जरूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।
अगला सवाल हमारे पास 30 और 35 और 36 हो गया। आज फिर एक सुंदर सवाल, देखिए बीच में मैं कुछ सवाल स्किप कर रहा हूँ जिनमें सीधा आपको डेटा में फैक्ट डालने हैं, R = mv/qb या T = 2πm/qb पर। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि उन सवालों को लगा सकते हैं। ये सवाल मैं वो बता रहा हूं जो सभी बच्चों के कॉमन क्वेश्चन थे, लाइव फैक्ट थे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर कर दूंगा आज की, लेकिन आज सवाल आपको इस चैप्टर के इस एग्जाम्पल को एंड करके ही छोड़ूंगा। और फिर मैं कहता हूं जिन बच्चों ने एग्जाम्पल लगाए होते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं होता है कि आप एक्सरसाइज लगा के खत्म ना करें। आइए, और जो बच्चे एग्जाम्पल लगाते हैं वो बेस्ट सवाल लगा लेते हैं एक्सरसाइज में, उसका 1/10 1/10वां अंश नहीं होता है। चलो आइए, वो सवाल जो 41 नंबर है दोस्त ना, कयामत है कयामत। अब मेरी किताब में 41 है, अब दूसरों की किताब में क्या है नहीं पता। एक दिव्यांशु हैं महाटोपा दास। अबे तुम्हारे पास दूसरा ब्रांड है साला, वहाँ तुमको ग्रुप में आके बहस करने की क्या जरूरत है कि मेरे 2020 है तुम्हारी, और तमाम गधे ऐसे बैठ के डिस्कस करने लगते हैं ग्रुप में, बेवकूफ। अरे जिसके पास जो किताबें, सवाल तो सब में सेम है। कह रहे 0.5 मीटर लंबाई वाले एक लचीले तार का फंदा। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बैठे हुए हर बच्चे का यह क्वेश्चन होगा, इससे समझ ही नहीं आया होगा कि लिखा क्या है। मैं पढ़ता हूं। एक 0.5 मीटर लंबाई वाले लचीले तार का फंदा चुंबकीय क्षेत्र में जो फंदे के तल के लंबवत है, जिसका मान 1 टेस्ला है। जिसका मान 1 टेस्ला है। जिसका मान 1 टेस्ला है। दिखाइए कि फंदे में जब धारा प्रवाहित होती है तो वृत्त के आकार में आ जाता है। तार में उत्पन्न तनाव की गणना कीजिए यदि तार में 1.57 एम्पियर की धारा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल को आप चाहे 50 बार पढ़ लीजिए, आपको सवाल ही समझ नहीं आएगा तो लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले तो आपको मैं इसकी थ्योरी, तो अब इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं ऐसे सवाल ले आया हूं जो टाइम टेकिंग है। हमें लगाना हो तो मैं 10 सेकंड में लगा के बता दूंगा, लेकिन तुम्हें समझाना है, तुम्हें उस बात से रूबरू कराना है तो वक्त तो लगेगा दोस्त। तो ये वीडियो आप रिलैक्स होके बैठ जाइए देखने के लिए, समय दे दीजिएगा 1 घंटे का, जब खाली समय हो तभी आप ये वीडियो देखने बैठिएगा। फर्जी कहीं किसी काम में उलझे हों, आधे मन से वीडियो देखें, आधे मन से ना देखें, तो उससे अच्छा मत देखो यार, भाड़ में जाओ, तुम्हारा न्यूमेरिकल तुम्हारे बस का नहीं है। सुनो, हमारे पास एक लचीले तार का फंदा था, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। तो सुनो, आखिरकार लचीले तार में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आपको पता है तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब है तार के अंदर उपस्थित आवेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉनों का गतिमान होना। और इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो आप सभी को पता है वृत्ताकार मार्ग फॉलो करता है। तो एक लचीले तार का ये फंदा था। ये देखिए फंदा है। अरे ऐसे तार यार, कुछ भी ऐसे ले लो, ये तार इतना बड़ा टुकड़ा हो तो फंदा ही तो है। ये कह रहा है 0.5 मीटर लंबे लचीले तार का एक फंदा। तो ऐसे खुला तार एक ऐसे मुड़ा पड़ा है, यहाँ पड़ा हुआ है ऐसे। तो जैसे ही करंट पास कराओगे तो करंट पास करने का मतलब इसके अंदर चार्ज का मूवमेंट शुरू होता है। चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसका ट्रैक कैसा होने लगता है, सर्कुलर होने। क्या दिखाओ कि इसका ट्रैक सर्कुलर हो रहा है। तो इस तार में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तार में एक बल लगने लगेगा, तो बल के प्रभाव से खींचने लगेगा। तो खींचने लगेगा तो सर्कुलर शेप में आएगा, क्योंकि चार्ज तार के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका ट्रैक कैसा हो जाता है, सर्कुलर। अब देखो आगे क्या होने वाला है वो जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये सर्कुलर ट्रैक फॉलो करेगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। मैंने मान लिया, थोड़ा जबरदस्त डायग्राम होगा, जोरदार ज्योमेट्री होगी, जिससे आपको मैं रूबरू करवाता हूं। सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा तो सर्कुलर ट्रैक का एक सर्कल सेंटर बन जाएगा। इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस बन जाएगी, मान लिया r बन जाएगी। तो सर्कुलर होने की वजह से तार में एक तनाव आएगा, तार में एक तनाव मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इस तनाव को T कह देते हैं, जो कि पूछा गया है, तो एक छोटा सा काम करिए, इसे ऊपर तक खींचिए और थोड़ा कम अच्छा डायग्राम बना है मेरे से,
और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि ज्योमेट्री फुलफिल होके क्लियर हो जाए। ये थोड़ा खींच दीजिए ऊपर तक जा करके 90। सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। पूरे इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया था, तो ये छोटा एंगल अल्फा बाई 2 और ये एक और एंगल अल्फा बाई 2 होगा। उम्मीद करता हूं ये एंगल अल्फा बाई 2, ये एंगल अल्फा बाई 2। तो कुछ 1 सेकंड के लिए कहना है, बस वही बात है हमारे पास, क्या प्रेजेंटेशन है। इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है? अगर इस एंगल को अल्फा बाई 2 कहा मैंने, तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है? अरे ये तो टेंजेंट की डायरेक्शन है, तो 90 तो होगा ही होगा। तो ये एंगल कितना होगा भैया? 90 माइनस अल्फा बाई 2। और अगर ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा और इसका मैं घटक तोड़ने की कोशिश करूं, तो फिर ये अल्फा बाई 2 होगा, होना भी चाहिए। तो अगर ये टेंशन T है तो इस टेंशन T का ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos अल्फा बाई 2, और नीचे की तरफ यानी अंदर की तरफ लगने वाला बल जो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में होगा, डेफिनेटली T sin अल्फा बाई 2। सेम केस इस वाले हिस्से के टेंशन के साथ हो जाएगा। ये घटक T cos अल्फा बाई 2 और दूसरा घटक इसी की डायरेक्शन में T sin अल्फा बाई 2। तो एक बात और बताऊं, थोड़ा कमजोर दिल वाले और जिन लोगों ने क्लास 11th की फिजिक्स पर ध्यान ना दिया हो, इस सवाल से अपनी दूरी बना लें। ये सवाल पर्टिकुलर बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने क्लास 11th में जी जान लगा के मेहनत की हो, तो इस सवाल के लायक हैं। अब पता चला घटक ही तोड़ने नहीं आते, तो घटक तोड़ना आज दोस्त नहीं सिखा सकता मैं। तो ये अगर T है, ये अल्फा बाई 2 हो गया है। बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, ये T cos अल्फा बाई 2, ये T cos अल्फा बाई 2, ये दोनों एक दूसरे को खा गया। यानी टोटल फोर्स लचीले तार के फंदे के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने में लगा है, उस फोर्स F का मान डेफिनेटली T sin अल्फा बाई 2 प्लस एक और बार T sin अल्फा बाई 2 अर्थात 2T sin अल्फा बाई 2 आया है। ध्यान दीजिएगा, हमने इस रेडियस को R माना था, भाड़ में जाए, रेडियस की खास कोई ज़रूरत नहीं है। डोरी में तनाव होगा तो तनाव बाहर को काम करेगा दोनों तरफ, तभी तो लचीले तार का फंदा बनेगा। अगर ये T है, इस एंगल को अल्फा बाई 2 कहा, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन थी, ये 90 हो गया। अगर ये 90, ये अल्फा बाई 2, तो ये छोटा एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो फिर ये आपस में 90 है, तो फिर ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 है, ये टेंशन T है, तो T का घटक टूटा T cos अल्फा बाई 2, T sin अल्फा बाई 2। सिमिलर एज बाय, तो ये दोनों एक दूसरे को खा गए, खत्म। नीचे की तरफ दो फोर्स काम करने में लगे हैं, यानी इफेक्टिव फोर्स इस तार के फंदे के ऊपर T sin अल्फा बाई 2 प्लस T sin अल्फा बाई 2, और हमने कहा ये एंगल बहुत छोटा होगा। त्रिकोणमिति में तो नियम चला आ रहा है, एंगल बहुत छोटा हो त्रिकोणमिति छोड़ देते हैं, एंगल बहुत छोटा हो त्रिकोणमिति छोड़ देते हैं। दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए। और F बराबर तो विधान चला रहा है इस फिजिक्स के चैप्टर में IBL। अब आ जाइए मेरे साथ, तो IBL अपान अल्फा बराबर T। मुझसे तार का तनाव पूछा गया था, तो तुमने सुना होगा थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, कहीं पढ़ा है? देखो, ये एक वृत्ताकार हिस्से के चाप की लंबाई है, जो लचीले तार के फंदे की लंबाई को यल के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। हाँ, लचीले तार का फंदा यहाँ से यहाँ तक तो है, और हमने पढ़ाया है थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो मेरे चाप की लंबाई यल हो गई, इस त्रिज्या की लंबाई r हो गई। तो अगर आप सब महानुभाव इस सेंटर के एंगल को अल्फा बाई 2 बोले थे, तो ये अल्फा हो गई। तो उम्मीद करता हूं इस r को यहां भेज दूं तो L अपान अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा r।
तो आई बी आर बराबर टी। अब प्रश्न को पढ़ता हूं। 0.5 मीटर लंबाई वाले लचीले तार का फंदा, मतलब तार की लंबाई पता है, जो तल के लंबवत है, जिसका मान मैग्नेटिक फील्ड बी का 1 टेस्ला है। दिखाइए फंदे में जब धारा प्रवाहित होती है तो तार वृत्ताकार, तभी तो ये आर आया है, वृत्ताकार मार्ग वृत्त के उत्पन्न तनाव की गणना कीजिए जब धारा का मान 1.57 एम्पियर है। तो सुनिएगा, धारा का मान 1.57 एम्पियर है। तो सुनो, अगर ये तार पूरा वृत्ताकार फॉर्मेट में मुड़ जाता, ध्यान दीजिएगा, तार अगर पूरा वृत्ताकार लूप में बन जाता तो डेफिनेट सी बात थी, आई रहता, बी रहता, जो यल है वो 2 पाई आर बन जाता। यल है वो कितना बन जाता? 2 पाई। जो एल था वो एल बना रहता, यल ही रखो, तार पूरी लंबाई में बदल जाता और अल्फा की जगह 2 पाई हो जाता। नहीं समझे? अगर ये तार पूरा वृत्ताकार लूप बन गया होता तो एल पूरे तार की लंबाई वही सरकमफेरेंस 2 पाई आर रहती, जिसको हमने एल लिख रखा है, और जो ये अल्फा यानी कोण है ये सेंटर पर पूरा 2 पाई का नहीं हो जाता। तो आई आपको दिया है प्रश्न में 1.57, बी आपको दिया है, वैल्यू है बी की 0.1 टेस्ला, एल की वैल्यू हमें बताई है 0.5, और 2 और पाई दोनों होते हैं। चलो मैं वैल्यू और डेटा भरता हूँ। आई की वैल्यू 1.57, बी का मान 1 टेस्ला, एल की वैल्यू 0.5, 2 की जगह 2 और पाई का मान 3.14। ये रहा आपका टेंशन। इसको इससे काटो 2 बार, 1/2 नीचे आ गए, 1/8 पूरा आंसर हो जाएगा। T = 1/8 न्यूटन, जिसको मैं कह सकता हूँ 0.125 न्यूटन। दैट्स योर आंसर। टेंशन की वैल्यू है 0.125 न्यूटन। आपका जवाब आपके सामने हाजिर है। ये मोस्टली स्टूडेंट का सवाल था। इस सवाल का बेसिक लॉजिक इसकी ज्योमेट्री था, ना कि ये सब नौटंकी। अरे मेरे भाई, टी बराबर जब तुम ये लाने में कामयाब रहे हो तो पूरा चक्कर, अगर ये पूरा वृत्त बन जाएगा तो अल्फा की जगह 2 पाई हो जाएगा, बाकी सब तो दिया ही है ना, बात खत्म। इसकी भी कोई जरूरत नहीं, फर्जी नौटंकी लिख दिखी मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 41 था। आज अगला सवाल बच्चों ने मेरे पास भेजा था, मैंने नोटिस किया था। देखिए, आप जब सवाल भेज देते हो तो मैं भले ही उसे सरसरी निगाह से देखता हूँ, तो ये अनुभव इतनी बड़ी चीज़ होती है कि 20 सवाल में मैंने अपनी ज़िंदगी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घुमाई है। तो ऐसे तो मैं ऐसे क्लिक मारूंगा, मैं उसे पढ़ूंगा भी नहीं, और मुझे पता होता है कि बच्चे ने सवाल भेजा है। समझ रहे हैं? मैं ऐसे बस क्लिक कर दूंगा, हो सकता है मैं उसे डाउनलोड भी ना करूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि इस बच्चे ने क्या भेजा है। समझ रहे? और तुम नहीं भी भेजोगे तो मुझे पता है मुझे क्या बताना है। 2 बातें, भेजते हो तो अंदर से मेरी एक इच्छा होती है कि यार मेरे इस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, मैं बताने जा रहा हूँ, तो एक ऊर्जा का लेवल अलग हो जाता है। और जब आप ऐसे लुद्ध पड़े हो, वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे, तो वीडियो देख करके कोई पढ़ाई नहीं होती है। वीडियो देखेंगे और किताब उठा के प्रैक्टिस करेंगे, तब वो पढ़ाई है। ऐसे नहीं तो दुनिया में ऑनलाइन क्लास चल रही है, मर जाओ साला वो ऑनलाइन क्लास देख के, उसी मोबाइल फोन में बह जाओ। चलो आगे आओ। एक बेहतरीन सवाल आपको अब थोड़ी तेजी से लगेंगे, सरल सवाल है, क्योंकि ये 3 सवाल थोड़े अलग थे, डिफरेंट थे। अब आगे जो 4-5 सवाल है बहुत जल्दी से लग जाएंगे, फास्ट फिनिश होगी। चलिए, क्योंकि इस तरह के सवालों को मैंने बता रखा है मेरी किताब में। एग्जाम्पल 44 कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 बहुत लंबे समांतर तारों ए और बी में समान दिशा में 10 और 20 एम्पियर की धारा है। यानी 10 एम्पियर धारावाही 15 सेंटीमीटर लंबे तीसरे तार को ए और बी के बीच में ठीक चित्रानुसार रखा जाए तो सी पर कितना बल लगेगा। तीनों तारों में धारा एक ही है। देखिए कितना सरल सा सवाल था। कुछ बच्चों ने सवाल मेरे पास भेजा था और कुछ बच्चों ने इसे बहुत अच्छे से लगा लिया होगा, और कुछ अच्छे बच्चों ने भी सवाल भेजा था। हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों को बताने की हैबिट है मेरी। देखिए बाबू लोग, ये दोनों लंबे बहुत हैं तार, बहुत लंबे तार हैं। इसमें 10 एम्पियर की करंट दौड़ रही है और इसमें 20 एम्पियर दौड़ रही है। ऐसा प्रश्न में कह रहा है, सच आंसर कुछ नहीं कह रहे हैं। और बिचवा वाले में 10 एम्पियर दौड़ रही है, लेकिन इस तार की लंबाई फिक्स है। देखो पढ़ो, सवाल में लिखा है 15 सेंटीमीटर लंबा है।
कितना लंबा है? 15 सेंटीमीटर। बोला इस तार के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? ए भैया तुम लोग यार कितने गंदे हो। मैंने बताया था कोई तार अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल लगता है F बराबर IBL। तो इस तार में बहने वाली धारा कितनी है? 10 एम्पियर। इस तार की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या पता लगाना है, ये तार ये वाला इसी पर बल पूछा तो इसी तार को कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो तुम सुपर घनचक्कर हो बे तुम लोग, हाँ अब बुद्धि नहीं लगा सकते हो। ये तार में धारा है और लंबा तार है तो इस तार के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। कोई माई का लाल इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा पाएगा? बोले कभी नहीं, कोई माई का लाल नहीं है। तो इस तार के कारण इस जगह पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है जिसका नाम मैं B1 दे रहा हूँ। उस B1 का मान 2 × 10⁻⁷। I बोले तो इसकी अपनी खुद की धारा, बहुत लगाया आपने, और R बोले तो ये सेंटीमीटर होगा 10, क्योंकि पूरा 20 था ये बीच में रखा था तो ये 10 हो गया। सेंटी के मीटर बना लीजिए। इस B1 की वैल्यू आ गई जो इस तार के कारण यहां पैदा हुई। अब सोचो इस तार के कारण भी यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिसका नाम मैं B2 दूंगा। और मैं इतना गधा तो तुमको दिखता नहीं हो, तुम जरूर गधे हो सकते हो। इस तार की धारा 10 थी, उसकी 20 है, दूरी दोनों की बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड दोगुनी हो जाएगी। तो टोपा हो गए जो कैलकुलेट करोगे, इस इंसान हो गए तो तुरंत कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा। इस तार के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई जिसका नाम B1 दिया वो 2 × 10⁻⁵ टेस्ला आ गई और उसके कारण अपने आप 4 हो गए क्योंकि धारा 10 की बजाय 20 हो गई है। अब दिशा तय करेगी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसके कारण डाउन हो जाएगी, यानी ये वाली क्रॉस पैदा हुई है। ऐसे खड़े हो जाओ, इसके कारण अप हो जाएगी, ये डॉट पैदा हुई है। ये अप है, ये डाउन है। अप वाली स्ट्रांग है, डाउन वाली कमजोर है। इफेक्टिव निकालने के लिए 4 में 2 घटा देंगे तो 2 × 10⁻⁵ जाओ आंसर चेक करो। 15 सेंटीमीटर था तो दोबारा मीटर बना लो। हाँ सेंटी था ना तो 10⁻⁻, तो 15 दूनी 30 × 300, 10⁵ 5 2 -7 कैलकुलेट करेंगे 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। जब आंसर चेक करो 3 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब किधर की ओर? आपको पता है यह इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला था नहीं, स्ट्रांग वही था, तो इफेक्टिव स्ट्रांग ही होगा बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया है, धारा ऊपर जा रही, बायां हाथ तैयार है, B बाहर आ गया, धारा ऊपर जा रही है, फोर्स 20 एम्पियर तार की ओर। ये 20 एम्पियर वाला तार है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा 20 एम्पियर के तार की ओर। देखो पढ़ो, इतने न्यूटन दाईं ओर, तो मेरा दायां तो वही है। देखो बी डॉट वाला है, बाहर आ गया, धारा ऊपर जा रही, फोर्स उधर दाईं तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लो आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी के जस्ट आगे देखिए, हमारी किताब में 44 में ये मिला है तो 45 में उसके जस्ट आगे सवाल है। तो सभी की किताब में, अगर किसी किताब में 42 होगा तो मैं समझो 43वां बताने वाला हूं। सवाल देखिएगा, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 और 10 हैं, 25 और 10 है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक लंबी रिजरेखी तार जिसमें 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है। लूप की प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल बताइए। और क्या बताइए? डोलम हो क्या बे तुम लोग, हाँ? और कह रहा है लूप पर लगने वाला कुल बल बताइए, हाँ? गन चक्कर कहीं के। देखो सवाल नंबर है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक लंबा तार है जिसमें 25 एम्पियर की धारा है। बहुत लंबा तार है, इसमें 25 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार से 2 सेंटीमीटर दूर एक आयत रखा है। आयत की भुजा 25 बाई 10 है, यानी
25 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस तार से ये दूरी बाबू लोग 2 सेंटीमीटर है, और अगर ये 10 है तो डेफिनेट सी बात है दूरी 12 हो गई। इस तार में जो लूप में जो धारा है वो ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रही है। तो बोला इस आयताकार लूप पर लगने वाला परिणामी बल बताइए। तो सुनो, ये एक 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार की बात की जा रही है। इसमें भी अपनी एम्पियर करंट है कितनी, 1.5 एम्पियर। तो मैंने तो बताया कि अगर ये तार है तो इस तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र अवश्य पैदा होगा। देखो पैदा हुआ। अगर इस तार के कारण बाबू लोग यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है और 25 सेंटीमीटर लंबा तार, इसमें अपनी खुद की करंट है, रखा है, तो फोर्स तो लगेगा, कोई माइकेलाई फोर्स ना हटाए पाए। चल पहले हम इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करवाई ले, B1। इस तार के कारण यहां पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड B1 2 × 10⁻⁷ आई बोले तो 25 एम्पियर अपान R बोले तो ये दूरी 2 सेंटीमीटर। क्या आपको B1 की वैल्यू मिल गई? 25 × 10⁻⁵ करेक्ट है। अब इस तार के कारण इससे 12 सेंटीमीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड B2 जो 2 × 10⁻⁷ आई की जगह पर इसकी अपनी खुद की करंट 25 एम्पियर। लेकिन अब जब मैं यहां चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी क्रॉस ही होगी। अरे चाहे 2 सेंटीमीटर दूरी पर निकालो चाहे 12 पर निकालो, डायरेक्शन वहां तो एक ही रहेगी, लेकिन दूरी 2 की बजाय 12 हो जाएगी, सेंटी का मीटर बन जाएगा। हमने कैलकुलेट कर पाया तो हमें मिला 25/6 10⁻⁵ सेंटीमीटर। चलिए, इस तार के कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये पता चल गया, इस तार के कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये पता चल गया, B1 और B2 की वैल्यू। अब आगे, अब हमें पता ये लगाना है कि इस तार के कारण जब ये चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला लंबा तार बैठ गया है तो कितना फोर्स लगेगा। तो इस तार के ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये बराबर क्या होता है, IBL। तो I किसकी, इस लूप में बहने वाली धारा, इस तार में बहने वाली धारा जो कि 1.5 एम्पियर है। B कितना, इस तार के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हुआ था ये B हो गया 25 × 10⁻⁵। L इस तार की लंबाई जो कि 25 सेंटीमीटर बताई गई है। 25 × 625 गुणा करेंगे 1.5 से, 10 की घात लगाएंगे -7, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 × 6 = 90, 3 93। हम कैलकुलेट करके ला पाए तो 937.5 10 की घात -7 और एग्जैक्ट कैलकुलेट करते 0.9375 10 की घात -4 न्यूटन। देखा भैया, एक आंसर मैच कर गया होगा। 0.9375 10 की घात -4 न्यूटन इस तार के ऊपर बल लगेगा। बल तो बाबू इस तार के ऊपर भी लगेगा, लेकिन क्योंकि B कमजोर हो गया है, इस तार से दूर हो गया है, तो B कमजोर हो गया है 1/6 पहले वाली की तुलना में। बाकी सब कुछ सेम है। तो मैग्नेटिक जो फोर्स इस जगह पर पैदा होगा बाबू, फोर्स इसका नाम F2 होगा, वैल्यू तो इसका भी IBL होगा। अब I तो वही है 1.5, B ये 25/6 10 की घात -5, यही तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर का मीटर बना देंगे। अब कैलकुलेट करें, देखिए ऊपर का डेटा तो सेम कैलकुलेट होगा, तो और अपान में 6 यानी कुल मिला के इसी डेटा को 6 से दे दें भाग। देखो, ये गधों की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि पता चला बैठे पागुर कर रहे हैं, तो पागुर करने वाले नहीं बैठे, स्मार्ट लोग बैठे हुए। इसका कैलकुलेशन ये था, तो डायरेक्ट उठा के इनबिल्ट करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू को मैं 0.6 से भाग दे दूंगा।
6 से भाग देने जाता तो एक काम कर लिया जाए, पहले इस पॉइंट, चलो हो गया यार, भाग तो दे लोगे ना कि मैं भाग भी दे दूं। 0.156 भाग दे के देख लेना यार, 10 की घात -4 न्यूटन। सुनो, इस तार पर बल कुछ और लगा, इस तार पर बल कुछ और लगा। ये कुछ नहीं पूछा था, ये पूछा था परिणामी बल बताओ। परिणामी बल कब पता लगाओगे? जब तुमको दिशा के बारे में तमीज होगी कि तुमको दिशा निकालनी सिखाई गई है। स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर को जा रही थी, इसकी करंट भी ऊपर को जा रही है। फिलहाल इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नीचे को यानी डाउनवर्ड्स पैदा होगा। इस तार की धारा ऊपर जा रही है, फोर्स धारा ऊपर हो गई, बी अंदर हो गया, फोर्स तार की ओर हो गया। यानी F1 की जो वैल्यू थी वो इधर खींचने की थी और वो इतनी थी। अब एक घूम करके धारा उल्टा हो गई है तो बल F2 इधर को लगेगा। मैं दिखा दूं, देख लो, बी अंदर, करंट नीचे, फोर्स उधर, इसकी वैल्यू F2 हो गई। ये रहा F1, ये रहा F2। F1 खींच रहा है ऐसे, F2 खींच रहा है उससे। F1 है स्ट्रांग, F2 है कमजोर। पूछा है परिणामी, क्या करेगा बच्चा? F1 - F2, क्योंकि F1 स्ट्रांग, F2 कमजोर है। देखो उसका 1/6 है। तो आप इज्जत से, अगर आपसे कोई पूछा परिणामी बल बचाओ तो बताओगे आप F1 - F2। ये क्वेश्चन IIT मेंस भी पूछता है 2008 में। कुछ नहीं पूछता, कहता है इसकी धारा I है, इसकी धारा I है, इसकी धारा I है, फलाने लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, नौटंकी बताई है, और कहता है बताओ ये लूप किधर जाएगा। तो तुमको पता है अगर इसकी धारा ऐसे घूम रही है और इसकी भी ऊपर को जा रही है तो डेफिनेट सी बात है लूप अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि F1 स्ट्रांग, F2 कमजोर होगा। इन दोनों पर तारों पर कोई बल नहीं लगे, क्योंकि इधर को जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। वैसे भी जो धारा इधर को है फिर वो इतनी उल्टा हो गई है, जैसा तार ये है वैसा तार ये है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस फोर्स का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल। एक और सवाल, इसके बाद एक सुपर हिट लास्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है। यकीनन उस सवाल का कोई जोड़ नहीं है कॉन्सेप्ट के मामले में, और बाकी सवाल तो आप देखते ही मैं एक लाइन में फिनिश कर दूंगा, लगा के एक लाइन में लगा दूंगा, लेकिन सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैंने कहा था ये वीडियो करीब करीब 1 घंटे की हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं यही कर चुका हूँगा। आज का आखिरी सवाल हो सकता है, या कह लीजिएगा तो इसके बाद वाला भी एक सवाल हमारे पास है। टाइप सिमिलर है। अगर आप 46 सीख लोगे तो 47 आ जाएगा, 47 सीख लोगे तो 46 आ जाएगा। चलिए फिलहाल मैं दोनों बता दूंगा। एक लंबे क्षैतिज तार में 50 एम्पियर की धारा है। ये तार गणतापूर्वक स्थिर है। एक दूसरे पतले तार Q को तार के ठीक ऊपर इसके समांतर रखा जाता है। Q का भार 0.075 न्यूटन पर मीटर है। 25 एम्पियर की धारा बह रही है। तार Q की P से वह दूरी ज्ञात कीजिए जिस पर तार Q प्रतिकर्षण बल के कारण स्थिर रहे। P के सापेक्ष तार की धारा भी बताइए। सुनो, अब इस सवाल को देखिएगा। इस किताब में क्या लगाया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस सवाल को सिर्फ एक लाइन में लगा के फिनिश कर दूंगा, ये आप भी देखिएगा। अपनी किताब में शुरुआत में ही सवाल है, लंबे सीधे जकड़े क्षैतिज तार। भाई साहिल ने भेजा था एक सवाल, लंबे सीधे क्षैतिज जकड़े तार। तो देखिए लंबा सीधा क्षैतिज जकड़ा तार है। सवाल का भाषा बदल गया है दोस्त, है तो वही ना। बोला उसमें 50 एम्पियर की धारा है, इसमें 50 एम्पियर की धारा भेज दो, 50 एम्पियर की धारा भेज दो। एक तार ऊपर जो है ओपन मतलब फ्री तार है, ऐसे तार लेके यहां छोड़ दिया गया है। वो तार नीचे नहीं गिर रहा है। तार का जो वजन है जो कि हमेशा धरती माँ की तरफ लगेगा। कोई जैसे मार्कर मैं लिया हूं, अगर ऐसे यहां से छोड़ दूं तो टंगा रहेगा क्या? ये नहीं टंगा रहेगा ना, गिर जाएगा। गिरेगा किसके कारण? आप बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। और वो गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लग रहा है, उस बल का जरा सिर्फ मात्रक ध्यान से देखिएगा, 0.075 न्यूटन पर मीटर। बस यही था वो मैटर। ये इतना बल जो इसके भार के रूप में 1 मीटर लंबाई का, यानी मैंने मान लिया ये मेरा तार सिर्फ 1 मीटर लंबा है। 1 मीटर लंबा तार होता तो 0.075 न्यूटन बल नीचे को भार के कारण लगता। लेकिन बाबू इतना वजन होने के बावजूद ये नीचे नहीं गिर रहा है, कोई कारण बताएगा क्या?
चलो अब क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो कारण पूछता, चलो मैं कारण बताता हूँ। कल मैंने एक लाइव लेक्चर में आपको दिखाया था कि जब दो समांतर तार हैं, दोनों की धारा अगर समान दिशा में है, चाहे I1 है I2 है, तो एक बात पक्की है, दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण का। मैंने एक्सरसाइज और कंसेप्ट जब थ्योरी पढ़ाई थी तब बताई थी, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब तब वहाँ जाके वीडियो देखिएगा। और मैंने कहा था कि दो समांतर तार हो, धारा विपरीत बहती हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, इस तार के कारण बाहर की और इस तार के कारण इस पर बाहर की। तो सुनो, तो अगर इसका वजन इसे नीचे लाता तो कोई माई कलाल इसे नीचे गिरने से रोक नहीं सकता था, लेकिन अगर ये ऊपर टिका हुआ है हवा में तो मतलब साफ है इसमें एक धारा बह रही है, जो कि प्रश्न में बताई भी गई है, 25 एम्पियर की धारा है, यानी I2 25 एम्पियर है। 25 एम्पियर की धारा इस तार के उल्टी बह रही होगी, इसी कारण से ये तार नीचे नहीं गिर रहा है। अब नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब हम ही ने आपको पढ़ाया है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। वो खूबसूरत सा फार्मूला था μ0/2 पाई I1 I2 L/R, I1 I2 L/R। R थी दोनों समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी, L थी इस चालक की लंबाई जिस पर बल पता करना है। तो देखिए इस बल F का मान दिया था 0.075 न्यूटन। μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। I1 की वैल्यू 50 एम्पियर, I2 की वैल्यू 25 एम्पियर। क्योंकि ये जो बल लग रहा था वो 1 मीटर की लंबाई पर था तो यल हो गया 1। मुझसे दूरी पूछी गई थी, कैलकुलेट करना है R। अब बोलो तो मैं कर दूं देखते देखते 5-6 सेकंड में, और नहीं तो तुम विद्वान हो कर लेना। ना अच्छा तुम कम विद्वान हो, हम दिखाते हैं। 2 × 10⁻⁷, 1 50 1 25, नीचे 0.075। इस पॉइंट को उड़ा दो 10⁻³ 25 को उड़ाओ 25 × 75, 50 दूनी 100, 100/3, 10⁻⁴। कैलकुलेशन में चेक करो आंसर 33.333 मिलीमीटर। इट्स एक्सैक्ट आंसर -3 मीटर। इसको हम कह सकते थे 3 अरे यार 100 को इससे भाग दोगे 33.33 आएगा ना, तो 33.33 आएगा तो -4 पावर आएगा। एकवा पॉइंट ऐसे घुसा दो तो 3 पावर नहीं हो जाएगा। हटा बेकार के झंडू बाम टाइप के आदमी। आखिरी सवाल लगा रहा हूँ और सुन लो कान खोल के। एग्जाम्पल पूरे कर दिए हैं जितने एक्सपेक्टेड थे। अब बार बार एग्जाम्पल पर चरस मत बोना, मैंने हर तरह का एग्जाम्पल दे दिया है। इतने लगाए हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ ये सवाल मिल के नहीं लगा पाएंगी, सब बता रहा हूँ, और ना पहले लगाई होंगी। आगे आने वाली जनरेशन का तो पता नहीं अभी। फिर एक सवाल तुमको NCERT का लगा के दिखाऊंगा जिसका वादा मैंने कर रखा है पहले से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द एक्सिस। सुपर सवाल होगा। मैं दुनिया के हर टीचर, हर राइटर को चैलेंज करता हूँ उस न्यूमेरिकल के ऊपर। 1.5 पेज में लगा हुआ न्यूमेरिकल 1.5 लाइन में लगा के दिखाऊंगा मैं। एक सवाल है मेरे पास, अगर चाहिए तो मैं पहले से बोल देता हूँ। एडिशनल वाली मेरी किताब में एडिशनल में क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ लेना, फिर बाद में बात करूंगा। आइए आज का आखिरी सवाल, इसके बाद कोई काम नहीं। मेरा 1 घंटे का टाइमिंग, 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट होने वाला है। पहले से प्रेडिक्टेड हो जाता है कि आज ये काम इतने में होगा। इसी को तो दोस्त अनुभव कहते हैं। आज उन सवालों को ले आया था जो इस चैप्टर के वो सवाल थे जो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका ये सवाल फंसा न था। बाकी और लगाते हुए जिसके जो सवाल फंस गए हैं तो आप दे दीजिएगा, मैं उनका डायरेक्ट पेपर सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्योंकि तमाम बच्चों ने लगा के सारे सवालों का होमवर्क भेजा है, तो मैं उसी में से सीधा सॉल्यूशन भेज दूंगा, एक पेपर कॉपी सिलेक्ट करके, जो भी सवाल कहेंगे आप। आखिरी सवाल, पानी बहुत प्यास लगा है, पानी मेरे पास नहीं है, यहाँ मेरा पानी खत्म हो गया है, अब पानी वाला आए तो पानी लूं। सांस टूट रही है पानी के अभाव में, लेकिन जल्दी है क्या सर? अरे मेरे पांडे सर को देखिए, पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पानी दे रहे हैं। अभी पांडे सर का खाना इंतजार कर रहा है, मैं पांडे सर के साथ खाना खा के जाऊंगा। सीटी बहुत बड़ी है वीडियो के शुरुआत में।
एक घूंट पानी ने ऊर्जा दे दी दोस्त, जीवन दे दिया। मैं सवाल पूरा कर लूं, फिर इसके बाद पानी इत्मीनान से पीता हूं। संलग्न चित्र में एक तार AB, लंबा वायर है, खूब लंबा है ये तार AB, आर से पार तक। इसमें 20 एम्पियर की करंट यहां से ऐसे आई है और ऐसे घूमते हुए बड़े प्यार से इस तार से होते हुए ऐसे गुजर गई है। और ये तार CD है ना, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। तारों में 20 एम्पियर की धारा हो तो कह रहा है तार CD AB के कितना ऊपर ठहरेगा, कितना ऊपर ठहरेगा। यानी फिर से आपको R की वैल्यू चाहिए, जबकि इस तार का जो द्रव्यमान यानी यम है वो बताया गया है 0.50 ग्राम। तो फिर से मैंने वही कहानी कही कि अगर ये तार और ये तार विपरीत धारा हैं तो इस तार के कारण इस तार पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, लगेगा। और वो प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच में, सूत्र के बारे में मैंने बताया है, μ0/2 पाई I1 I2 L/R। अब अगर इसे कोई नीचे लाना चाहता था, नीचे गिराना चाहता था, तो वो था mg, F बराबर mg होता है ना। तो इस तार का वजन था 0.50 ग्राम, g को कर देना 9.8, μ0/2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7। I1 I2 क्योंकि ये 20 एम्पियर ऐसे पास हो गई है तो 20-20 दोनों। L बोले तो इस तार की लंबाई जो कि 10 सेंटीमीटर है, थोड़ा मैं इस इधर लिख देता हूँ, 0.50 ग्राम के किलोग्राम बना दीजिए, जी को 9.8 रख दीजिए, μ0/2 पाई की वैल्यू लिख दीजिए, I1 I2 दोनों 20 और L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और R मुझसे पूछा गया है कितनी दूर ठहरेगा। चलो एक बार प्रैक्टिकल कर देता हूँ, क्यों ये प्रतिकर्षण बल लगता है। आप इस फार्मूले को तो डराइव भी कर चुके हो, कोई नई बात तो समझा नहीं रहा हूँ। इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा जो पेपर के प्लेन पर डेफिनेटली डाउनवर्ड्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन पर डाउनवर्ड्स है। इस तार की धारा इधर जा रही है, B इधर जा रही, B अंदर है, धारा इधर जा रही, फोर्स मैग्नेटिक किधर को लगने में लगा है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगने में लगा है, mg नीचे को लगने में लगा। अगर ये तार टिका हुआ है तो टिका होने पीछे का कारण क्या है? F बराबर mg। तो F बराबर mg था, तो F मेरा दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच में ये था, तो F बराबर mg था। सवाल का जवाब बोलो तो 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके बताऊं तुम्हें, इट इज 1.63 मिलीमीटर। Your answer. That's all. It's finished. एग्जाम्पल दोस्त फिनिश हो गए हैं। एक सवाल एनसीईआरटी का केवल प्रोग्राम्ड है, लाइव क्लास में आके बताऊंगा और पूरा वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को कहना बताना चाहता हूं, सचान क्लासेस अपनी लाइव क्लास शुरू कर चुका है जो एक सीधे एप्लीकेशन के थ्रू आती हैं। मैं कुछ एक वीडियो यूट्यूब पर बना के कभी कभार डाल देता हूं, वक्त के अभाव में या वक्त के मैनेजमेंट के अभाव में, वरना सारी क्लास लाइव आती हैं। तो बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो बच्चे जो अभी तक सिस्टम में शामिल नहीं हुए हैं कृपया शामिल हो जाएं। अब ये कोविड 2020 करके जाएगा, क्योंकि सारे 30 त्यौहार एक छोड़ के जाता है तो दूसरा उसके बाद आता है, इसलिए वो 2021 में जाएगा। चिंता मत करिए, खोलने का साहस किसी में नहीं है, और जिनका रहा साहस है जनता के दबाव में वो साहस टूट जाता है। हाँ, परीक्षाएं सभी रेगुलेट हो गई हैं, वो होना शुरू हो गई, जैसे भी एनडीए के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। आज भी देखिए कोई एग्ज़ाम चल रहा है संडे को, पिछले संडे को बीएड का एग्ज़ाम हो गया। यानी अब धीरे धीरे रेगुलेशन में आ रहा है और WHO ने तो कह ही दिया है सबको कोविड के साथ जीना सीखना होगा, अब मरना नहीं। कोविड जब कह रहा है जीना सीखना होगा तो मरने के लिए कोविड थोड़ी ना आया है, जीने के लिए आया है, इसलिए जीना शुरू करिए, कोई मरना नहीं। मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, जब वो चाहेगा नहीं तुम्हें कैसे मरना होगा। हाँ बताओ, चलो।